अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द एज ऑफ पोप। तो एज ऑफ पोप जो है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो भी मिलती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। The earlier part of the 18th century or the Augustan age in English literature is called the age of Pope। यानी जो 18th century का earlier part है यानी 1700 to 1744, इसको हम कहते हैं कि ये age of Pope है। इसको age of Pope क्यों कहते हैं? Because Pope was the dominating figure in that period। क्योंकि उस पीरियड के दौरान जो डोमिनेंट फिगर थी वो पोप ही था। सबसे जो बड़ा राइटर था वो पोप ही था। पोप वाज द ओनली वन हु डिवोटेड हिमसेल्फ कंप्लीटली टू लिटरेचर। मोरओवर ही रिप्रेजेंटेड इन हिमसेल्फ ऑल द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज एज and his poetry served as a model to others. Other important writers in this age are Addison and Swift। These both are also very popular writers। बात करते हैं इस एज की पोइट्री के बारे में। It was the classical school of poetry which dominated the poetry of the age of Pope। यानी इस एज के अंदर जो पोइट्री थी वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की थी। तो कुछ क्लासिकल होती है, कुछ रोमांटिक होती है, तो इसकी जो थी वो क्लासिकल पोइट्री थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड the people were disgusted with the profligacy and frivolity of the Restoration period, and they had no sympathy for the fanaticism and religious zeal of the Puritans, who were out to ban even the most innocent means of recreation। इससे पहले प्यूरिटन एज था। प्यूरिटन एज वाले लोग जो थे वो स्ट्रिक्ट थे, रिलीजियस थे, तो उन्होंने सारे जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट थे, जो रिक्रिएशन के सारे सोर्स थे, उन सब पे पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हो गया 1660 में। तो उन्होंने आके चीज़ें जो थी उनको ज़्यादा ओपन कर दी, उन्होंने ज़्यादा लोगों को आज़ादी दे दी, ज़्यादा फ्रीडम की तरफ चले गए। तो ये वाले जो इस एज के लोग थे यानी 18th सेंचुरी वाले यानी पोप की एज के जो लोग थे, ये चाहते थे कि एक दरमियाना रास्ता निकले, ना तो वो ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन हो और ना ही बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो। सो दे वांटेड टू फॉलो द मिडल पाथ, यानी इनका जो फोकस था वो मिडल पाथ पे था। इन एवरीथिंग एंड स्टेयर क्लियर ऑफ द इमोशनल एज वेल एज मॉरल एक्सेसेस। यानी ये चाहते थे कि मिडल पाथ हो, चीज़ें जो हैं वो दोनों सिचुएशंस के साथ हों, यानी इमोशंस भी हों, मॉरल भी हो। They insisted on the role of intelligence in everything। यानी इनके नज़दीक इंटेलिजेंस का बहुत रोल था, रीजनिंग का बहुत रोल था। The poets of this period are dominated by intellect, यानी इंटेलेक्ट का बड़ा फोकस था। Poetry of this age is commonly didactic and satirical, a poetry of argument and criticism of the politics एंड पर्सनैलिटीज़। यानी इसमें पॉलिटिक्स को भी डिस्कस किया गया, पर्सनैलिटीज़ को भी डिस्कस किया गया, स्टाइरिकल पोइट्री थी। इन द सेकंड प्लेस द पोइट्स ऑफ दिस एज आर मोर इंटरेस्टेड इन टोन एंड कल्चरल सोसाइटी। यानी इस एज के जो लोग थे वो सिटीज़ की तरफ, टाउन्स की तरफ, कल्चरल सोसाइटीज़ की तरफ उनका फोकस था। दे हैव नो सिम्पथी फॉर द humbler aspects of life, the life of the village। यानी विलेज लाइफ की तरफ उनका फोकस नहीं था। वो शेफर्ड्स की पोइट्री उन्होंने नहीं की, उनका नेचर के साथ कोई लिंक नहीं था, नेचर को वो पसंद नहीं करते थे या ब्यूटीफुल फ्लावर्स को पसंद नहीं करते थे। सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते थे। तो उनका जो ज़्यादा तलक था, जो उनका ज़्यादा वास्ता था, वो ज़्यादा टाउन की लाइफ की तरफ था, शहरी ज़िंदगी की तरफ था, कल्चर्ड सोसाइटी की तरफ वो फोकस करते थे। वो विलेज को इग्नोर किया, शेफर्ड्स को इग्नोर किया, लव फॉर नेचर को उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी, ब्यूटीफुल फ्लावर्स उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते थे,
songs of birds have no charm for them. In the poetry of this age, form became more important. यानी इनके नज़दीक जो पोइट्री की फॉर्म थी उसकी बहुत इम्पोर्टेंस थी दैन सबस्टांस। यानी वो कहते थे सबस्टांस से ज़्यादा, यानी जो सब्जेक्ट मैटर है, जो मटेरियल है, उससे ज़्यादा वो उसकी फॉर्म के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस था। द क्लोज कपलेट बिकेम द ओनली पॉसिबल फॉर्म फॉर सीरियस वर्क इन वर्स। तो इन्होंने ज़्यादा क्लोज कपलेट में पोइट्री लिखी। एज ग्रेट emphasis was laid on the imitation of ancient writers, originality was discouraged. ज़ाहिर जब वो इमिटेशन कर रहे थे, चीज़ों को इमिटेट कर रहे थे, तो ओरिजिनलिटी जो है उसका कंसेप्ट ख़त्म हो गया। जब आप खुद भी किसी चीज़ को कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, कहीं से इमिटेट करते हैं, तो आपके अंदर की जो ओरिजिनलिटी होती है किसी भी काम में वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो इस टाइम पीरियड में भी वो उनकी ओरिजिनलिटी नहीं थी, क्योंकि वो इमिटेशन कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे चीज़ों को। एंड पोइट्री लास्ट टच विद द रियल लाइफ ऑफ पीपल। डेफिनेटली जब आप चीज़ों को कॉपी कर रहे होते हैं, इमिटेट कर रहे होते हैं, तो वो जिनकी ओरिजिनलिटी होती है, जिन्होंने वो पोइट्री लिखी होती है, वो उनके कल्चर से मैच कर रही होती है। तो हमारा जो कल्चर, हमारी पीपल, हमारी मैसेज वो उसके साथ मैच नहीं करता। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी थी कि वो कॉपी कर रहे थे, तो जो उनका कल्चर था उसके साथ वो चीज़ें मैच नहीं कर रही थी। तो इसके साथ हम आगे थोड़ा सा अलेक्जेंडर पोप को डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। पोप इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ क्लासिकल पीरियड, यानी इसको सबसे बड़ा पोएट माना जाता है क्लासिकल पीरियड का। ही इज़ प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म एज प्रोफेसर एटन कॉल्स हिम। प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म किसने कहा है? प्रोफेसर एटन ने। प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म। He was an invalid of small stature and delicate constitution, whose bad nerves and cruel headaches made his life, in his own phrase, a long disease. यानी उसकी ज़िंदगी जो है वो खुद उसको कहता है कि वो एक लंबी बीमारी है उसके लिए, क्योंकि एक तो इसका वो हेडेक का प्रॉब्लम था, इसको हेडेक रहती थी, दूसरा इसको ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाई थी। ये बिल्कुल छोटा सा रह गया था, इसकी हाइट बहुत कम थी, तो ये एक डी शेप्ड टाइप इंसान था। तो इस वजह से ये ज़िंदगी जो थी ये अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था, बल्कि कहता था कि एक लॉन्ग डिजीज़ है। मोर ओवर बीइंग अ कैथोलिक ही हैड टू लेबर अंडर वेरियस रेस्ट्रिक्शंस। तो ये चूँकि कैथोलिक था और वहाँ पे लोग जो थे उस टाइम पीरियड में कैथोलिक जो पीपल थे उनको पसंद नहीं किया जा रहा था, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी बहुत, वो खुल के अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे। इसलिए इसके ऊपर ये भी एक प्रॉब्लम था कि इसने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस के अंदर ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट की। बट द वंडर इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ हिज मैनीफोल्ड हैंडीकैप्स दिस स्मॉल अगली मैन हैज़ लेफ्ट अ परमानेंट मार्क ऑन द लिटरेचर ऑफ हिज एज। तो इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसने शादी नहीं की थी। शादी क्यों नहीं की थी? क्योंकि इसका जो एक फ़िज़िक थी, जो इसकी एक जिस्मानी सिचुएशन थी वो ही नहीं थी। ये एक डी शेप्ड इंसान था, तो इसको कोई लड़की, कोई औरत पसंद ही नहीं करती थी। तो कहते हैं कि इसने एक औरत को पसंद किया था और उसको प्रपोज़ भी किया, और उसने ऑन द स्पॉट इसकी जो है वो इंसल्ट की, इसको पसंद नहीं किया बल्कि इसका मजाक उड़ाया। तो बाद में इसने अपनी जो राइटिंग है, राइटिंग के थ्रू इसने उस औरत का मजाक उड़ाया था, यानी माफ़ी इसने भी नहीं दी थी, क्योंकि इसके बाद इसका जो अकलौता हथियार था वो इसकी राइटिंग थी। ही वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल, एक्सट्रीमली एम्बिशियस एंड कैपेबल ऑफ ट्रिमेंडस इंडस्ट्री। इट वॉज एट द एज ऑफ 23 दैट ही पब्लिश्ड हिज पोएम essay on criticism, and since then till the end of his life he enjoyed prodigious reputation. In this essay, Pope insists on following the rules discovered by the ancient because they are in harmony with nature. इसकी ज़्यादा पॉपुलर जो वर्क है वो है द रेप ऑफ द लॉक। आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है रेप ऑफ द लॉक, जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉपुलर वर्क है वो है द डेंसिएड
This is Pope's greatest style, in which he attacked all sorts of literary incompetence. It is full of cruel and insulting couplets on his enemies. His next great अच्छा, इसके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा थे, लोग जो थे वो इससे जलते बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ये एक डी शेप्ड इंसान था, इसकी कोई फिज़ीक नहीं थी, लेकिन इसका जो वर्क था वो बहुत पॉपुलर थे। दूसरा ये ज़रा मुँह फट भी था, ये कोई भी बात जो आती थी वो कह देता था, लोगों को क्रिटिसाइज़ बड़ा करता था, इवन के राइटर्स को भी इसने क्रिटिसाइज़ किया। तो इस वजह से इसकी जो एनिमीज़ की लिस्ट है वो भी एक लंबी थी। हिज नेक्स्ट ग्रेट पोएम वाज द एसे ऑन मैन, which full of brilliant off-quoted passages and lines। ये भी कहा जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर में जो कोटेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा शेक्सपियर की यूज़ की जाती हैं और उसके बाद पोप का नाम आता है। और इस एज के जो माइनर पोइट्स थे उनमें मैथ्यू प्रायर, जॉन गे, एडवर्ड यंग, थॉमस पर्नेल, लेडी विंचेल्सिया, तो ये ज़्यादा इस एज के माइनर पोइट्स थे। अगर हम मैथ्यू प्रायर की बात करें, हु वाज अ डिप्लोमेट एंड एक्टिव पॉलिटिशियन, रोट 2 लॉन्ग पोएम्स, सोलोमन ऑन द वैनिटी ऑफ द वर्ल्ड, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये इसके 2 पॉपुलर वर्क्स थे। उसके बाद जॉन गे, ही इज़ द मास्टर ऑफ विविड डिस्क्रिप्शन और रूरल सीन्स एज वेल ऑफ द डिलाइट्स ऑफ द टोन। हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर ट्रिविया, ब्लैक आइड सुसा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्ड यंग की। एडवर्ड यंग इज़ हिज यूनिवर्सल पैशंस showed himself as skillful a stylist as a pope। ये पोप की तरह स्टाइलिस्ट था। His best known work is The Night Thoughts, which written in blank verse shows considerable technical skill and deep thought। Thomas Parnell excelled in translations। His best known work are The Night Piece on Death and Hymn to Contentment, which have a freshness of outlook and metrical skill। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इस एज की प्रोज़ के बारे में कि इस एज की प्रोज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल थी। अगर हम प्रोज़ की बात करें, द ग्रेट प्रोज़ राइटर ऑफ द एज ऑफ पोप वर, इसके जो ज़्यादातर प्रोज़ के जो वर्क थे वो थे किन के थे, उसके राइटर्स कौन कौन से थे। एक था डैनियल डेफो, एडिसन, स्टील, स्विफ्ट। द प्रोज़ ऑफ दिस पीरियड एक्सिबिट्स द क्लासिकल क्वालिटीज़, clearness, vigor and direct statement। अगर हम डैनियल डेफो की बात करें, ही इज़ द अर्लीस्ट लिटरेरी जर्नलिस्ट इन द इंग्लिश लिटरेचर, यानी इसने सबसे पहले जर्नल्स के ऊपर बात की। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसने जर्नल सबसे पहले लिखना स्टार्ट किए। ही रोट ऑन ऑल सेट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, सोशल, पॉलिटिकल, लिटरेरी एंड ब्रॉट आउट अबाउट 250 पब्लिकेशंस, यानी इसका जो काम है वो बहुत वसी था। एट द एज ऑफ 60 ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू द राइटिंग ऑफ प्रोज फिक्शन, यानी 60 साल की उम्र में वो प्रोज की तरफ आया एंड पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नावल रॉबिन्सन क्रूसो, द बुक बाय विच ही इज़ यूनिवर्सली नोन। तो डैनियल डेफो को जो सबसे पॉपुलर वर्क है वो रॉबिन्सन क्रूसो है। उसके अलावा जो इसके अदर वर्क्स हैं उनमें The Memoirs of Cavalier, Captain Singleton, Moll Flanders, Colonel Jack and Roxana, ये थे इसके ज़्यादा पॉपुलर वर्क्स। Defoe gave his stories an air of reality and convinced his readers of their authenticity, यानी इसने ज़्यादा रियलिटी के करीब करीब जो स्टोरीज़ हैं वो लिखी। That is why they are appropriately called by Sir Leslie Stephen। सर लेस्ली स्टेफन क्या कहते हैं? fictitious biographies, यानी इसके वर्क्स को वो fictitious biographies कहा जाता है या history minus the facts। All Defoe's fictions are written in the biographical form, यानी इसने सारी जो प्रोज लिखी है, जो फिक्शन लिखी है, इसने बायोग्राफिकल फॉर्म में लिखी है। इसके आपने बायोग्राफिकल एलिमेंट उसमें इंक्लूड ले हैं, यानी सब्जेक्टिव लिखी है सारी।
They follow no system on account of all the qualities. Defoe is credited with being the originator of English novel. यानी कहा जाता है कि इसने जो नावल है उसको ओरिजिनेट किया था. As a writer of prose, his gift of narrative and description is masterly. जोनाथन स्विफ्ट की बात की जाए, he was the most powerful and original genius of his age. He was highly intellectual, but on account of some radical disorder in his system and the repeated failure which he had to face in the realization of his ambition to rise in public life, made him a bitter, melancholy and sardonic figure. इन इसकी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मुख्तलिफ नाकामियाँ थीं उसकी वजह से ये ज़्यादातर ग्लूमी रहता था, मेलनकली रहता था, ये ज़्यादा सख्त हो गया था, स्ट्रिक्ट हो गया था, ये ज़्यादा हार्श था. He took delight in flouting conventions and undermining the reputation of his opponents. His best known work, Gulliver's Travels. Gulliver's Travels इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्क है जो कि डेफिनेटली एक स्टायर है, which is a very popular children's book. इसको कहा जाता है कि ये बच्चों की बुक है, लेकिन अगर इसको डीपली स्टडी करें तो ये बेसिकली स्टायर है, एक पॉलिटिकल स्टायर है. तो बच्चों का पॉलिटिकल से तो कोई लिंक नहीं होता पॉलिटिक्स से, क्योंकि ये स्टोरी जो है इसका स्टाइल अपेरेंटली ये बच्चों के लिए है, लेकिन अगर इसको डीप स्टडी किया जाए तो ये बड़ों के लिए है. इज़ आल्सो ए बिटर अटैक ऑन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ इन पर्टिकुलर and on the meanness and littleness of man in general. इसको मिस एंथ्रोप कहा जाता है क्योंकि इसने ज़्यादातर जो है वो इंसानों के ख़िलाफ़ लिखा है. नेक्स्ट इसकी जो पॉपुलर बुक है वो है द टेल ऑफ अ टब. एक्सपोजेज द वीकनेस ऑफ द मेन रिलीजियस बिलीफ्स अपोज टू प्रोटेस्टेंट रिलीजन. इज़ आल्सो अ स्टायर upon all sciences, साइंस एंड philosophy. इन जो एक टेल ऑफ टब है वो बेसिकली स्टायर है, उसने स्टायर किया है, क्रिटिसाइज़ किया है किसको, रिलीजियस बिलीफ्स को, उसके अलावा साइंस एंड फ़िलासफ़ी को. उसके बाद नेक्स्ट इसका है जर्नल टू स्टेला विच वाज रिटन टू एस्थर जॉनसन whom Swift loved. Is not only an excellent commentary on contemporary characters and political events by one of the most powerful and original minds of the age, but in love passages and purely personal descriptions it reveals the real tenderness which lay concealed in the depths of his fierce and domineering nature. Next इसका जो बड़ा पॉपुलर वर्क है वो है द बैटल ऑफ बुक्स, in which he championed the cause of the ancient against the moderns. The mock heroic description of the great battle in King's Library between the rival hosts is a masterpiece of its kind. Next और एंड पे लास्ट पे हमारे पास हैं जोसेफ एडिसन एंड सर रिचर्ड स्टील who worked in collaboration. इन दोनों ने मिल के काम किया, इकट्ठे काम किया है. For the originators of the पीरियडिकल ऐसे. तो इन दोनों ने मिल के पीरियडिकल जो ऐसे थे उसको ओरिजिनेट किया, उसको स्टार्ट किया. स्टील हु वाज मोर ओरिजिनल लेड द वे बाय फाउंडिंग द टैटलर, द फर्स्ट ऑफ द लॉन्ग लाइन ऑफ 18th century पीरियडिकल ऐसे. दिस वाज फॉलोड बाय द मोस्ट फेमस ऑफ देम द स्पेक्टेटर्स, is which Addison, who had formerly contributed to Steele's Tatler, now became the chief partner. It began on March 1st, 1711 and ran till December 20, 1714 with a break of about 18 months. In its complete form, it contained 635 essays. इसके अंदर टोटल जो essays थे वो 635 थे. Of these Addison, इनमें से जो एडिसन ने लिखे वो 274 थे और स्टील ने 240 ऐसे लिखे, और जो बाकी बच गए 120 वो इनके डिफरेंट दोस्तों ने मिल के लिखे थे. तो ये थी हमारे पास आज की एज हिस्ट्री. तो इसकी हमने एक पूरी हिस्ट्री
इसकी एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें से आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने था। तो आप इसकी नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।